नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। रात के 8 बजे वक्त देशहित का है। खबरों का मेन्यू कार्ड एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं। 8 बजे हम खास पेशकश लेकर आए हैं बाटला के आंसू, और 8:27 पर आपको दिखाएंगे शक्तिपीठ से सत्ता का आशीर्वाद। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। ममता बनर्जी कल नंदीग्राम में नॉमिनेशन फाइल करेंगी। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम में मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद मजार पर इबादत के बाद चाय की दुकान पर चाय भी बनाई। दिल्ली के बाटला हाउस मुठभेड़ को फर्जी बताने वालों को बीजेपी का जवाब। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल कब माफी मांगेंगे। ब्रिटेन के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने तलब किया। ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा से भारत नाराज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा। कहा, यह पार्टी का सामूहिक फैसला, लेकिन अच्छा जवाब जानने के लिए दिल्ली जाना होगा। राहुल गांधी के मत्स्य मंत्रालय वाले बयान पर गिरिराज सिंह का हमला। राहुल गांधी को स्कूल भेजने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। मायावती सरकार से सस्ती कीमत पर चीनी मिल खरीदने का है आरोप। भगवत गीता के श्लोकों के पांडुलिपि के 11 खंडों का पीएम मोदी ने किया विमोचन। बोले, गीता से आजादी की लड़ाई को मिली थी नई दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भारत बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का उद्घाटन। दक्षिण त्रिपुरा से चटगांव बंदरगाह जाना होगा आसान। पीएम ने कहा, संबंधों की नई शुरुआत। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया बजट। पहली बार पेश हुआ ई बजट। बजट को बताया इंडिया एट 100 का विजन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया। 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने की आशंका। सर्च अभियान जारी। वोट के लिए आतंकवाद का समर्थन, वोट के लिए आतंकियों के लिए आंसू, वोट के लिए आतंकियों का जवाब, वोट के लिए पुलिस पर सवाल और वोट के लिए आतंकवादियों की पैरवी। ये सब 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद देश का सच है। सोचिए, देश में आतंकवादियों के लिए शहादत का एनकाउंटर कर दिया जाए। जिस देश में आतंकवादियों के लिए सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाए, उनके लिए क्या माफी की मांग काफी है? 13 साल पहले दिल्ली में हुए बाटला एनकाउंटर में कोर्ट एक आतंकवादी को दोषी मान चुकी है और 15 मार्च को सजा का ऐलान होने जा रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने बाटला एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, न्यायिक जांच की मांग की थी, पुलिस पर सवाल उठाए थे, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे, आतंकवादियों के मरने पर मातम बनाया था, जिन्होंने आतंकवादियों को निर्दोष बताया था और पुलिस के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था, एक तरीके से दुष्प्रचार का कैंपेन, उनका क्या? पुलिस की टीम जो है, स्पेशल सेल की टीम, इस जगह को मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से को दिखाएं, इस जगह पे आगे गई है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पुलिस के लोग हैं यहाँ। इस इलाके को एक तरह से कहा जाए घेर लिया गया है। फायरिंग शुरू कर दी और इस जवाबी फायरिंग के अंदर 2 टेररिस्ट जो है उनकी मौत हो चुकी है। एक को स्पेशल सेल ने अरेस्ट कर लिया। किसी को पकड़ा गया लगता है, यहाँ से पकड़ के किसी को ले जाने की कोशिश की जा रही है। एक व्यक्ति, कुछ सामान यहाँ से, एक डेड बॉडी यहाँ से ले जाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। 2008 में बाटला हाउस में हुए एनकाउंटर की गूंज बंगाल के चुनावों में भी सुनाई देगी। सवाल उठेगा कि सोनिया गांधी के साथ मिलकर ममता बनर्जी ने क्यों शहादत का एनकाउंटर किया। बात यह भी उठेगी कि आखिर बाटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जो शहीद हुए थे, उनको ही आखिरकार फर्जी एनकाउंटर का दोषी बनाने की कोशिश क्यों की गई। एक बहुत बड़े आतंकवादी को ये बड़ी सजा मिली है 100 से अधिक गवाही के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ।
आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे? क्या आप माफी मांगेंगे? स्टेट गवर्नमेंट का इंक्वायरी और पॉलिटिकल इंक्वायरी नहीं चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट का पास मांग है जुडिशियल इंक्वायरी करो और दोषी व्यक्ति को खिलाफ में कार्रवाई करो। ऑल द माइनॉरिटीज आर नॉट क्रिमिनल। हम डिमांड कर रहे हैं, ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, 1-1.5 महीने में क्या होगा देश जानता है आपका। क्या आप माफी मांगेंगी? अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके। और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, केजरीवाल जी से ही पूछेंगे। क्या आपने कहा था, क्या आप माफी मांगेंगी? 19 सितंबर 2008 को जब जामिया नगर के बाटला हाउस में एनकाउंटर चल रहा था तो उस वक्त मैं एनकाउंटर के साइट पर ही मौजूद रिपोर्टिंग कर रहा था। ये एनकाउंटर बाटला हाउस के मकान नंबर L18 में चल रहा था और इसी एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे। लेकिन देश की राजनीति में इस एनकाउंटर को आतंकवादियों को बचाने के लिए और पुलिस को दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। जगह बाटला हाउस, जामिया नगर, दिल्ली। वक्त सुबह करीब 11 बजे। दिल्ली के जामिया नगर में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आतंकवाद के खिलाफ एनकाउंटर शुरू हो चुका था। पुलिस की टीम जो है, स्पेशल सेल की टीम, इस जगह को मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से को दिखाएं, इस जगह पे आगे गई है। हालांकि यहाँ से आगे कैमरा टीम को और पुलिस जो मीडिया के लोग उनको जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन पुलिस की टीम अंदर गई है और वहाँ पूछताछ कर रही है, बातचीत की जा रही है, आखिर क्या निकलता है। आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में पुलिस के लोग हैं यहाँ, हज़ारों की संख्या में लगातार पूरे इलाके को एक तरह से कहा जाए घेर लिया गया है। पुलिस ने इस पर पूरी तरह से घेर लिया है और क्या जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस पर लगातार लगी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी बाटला हाउस के फ्लैट नंबर L18 में छिपे हुए हैं। स्पेशल सेल की टीम के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सादी वर्दी में सेल्समैन बनकर वहां पहुंचे, लेकिन फ्लैट के अंदर मौजूद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने शक होते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस एनकाउंटर में IM के आतंकवादी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए। आतंकवादी जीशान को जिंदा पकड़ लिया गया और 2 आतंकवादी सैफ मोहम्मद और आरिज खान भागने में कामयाब हो गए। इस एनकाउंटर में ऑपरेशन बाटला को लीड कर रहे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए। लेकिन मुस्लिम वोटों के लालच में मोहन चंद शर्मा की शहादत का सियासी एनकाउंटर शुरू हुआ। बाटला हाउस एनकाउंटर में पुलिस को ही फर्जी एनकाउंटर का दोषी बताया जाने लगा। मुझे मालूम है उनकी फैमिली को कितना दुख हुआ था। एक पॉलिटिशियन ने उनको पहले कहा कि हम कुछ अमाउंट देंगे और उसके बाद उनके खिलाफ बोल रहे थे। कितना दुख होता है उस फैमिली को कि जिस फैमिली का एक आदमी जो है अपने देश के लिए समर्पित हो जाए और फिर उसके डेथ पे जो है लोग उल्टा सीधा बोलें। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकियों को मासूम बच्चे बताया जाने लगा और पुलिस को ऐसे पेश किया गया कि एनकाउंटर में निर्दोष लोगों को मारा गया है। जितेंद्र शर्मा के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। सोचिए ना, बेगुनाह बताया गया आतंकवादियों को, निर्दोष बताया गया आतंकवादियों को, बच्चा बताया गया, युवा बताया गया, सब बेगुनाह, सब कुछ बोला गया। आतंकवादियों के लिए दिल पसीजा, मासूम तक बताया गया। लेकिन पुलिस की शहादत पर किसी को कोई दुख नहीं हुआ। शहीद मोहन चंद शर्मा की शहादत पर किसी को कोई दुख नहीं हुआ। सोचिए, जिस एनकाउंटर के बाद इंडियन मुजाहिदीन भारत में कोई साजिश नहीं कर पाया, उस एनकाउंटर के बाद हुआ ये। मतलब कमर तोड़ दी थी इन पुलिस वालों ने, इंडियन मुजाहिदीन के पूरे नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। लेकिन आतंक का एनकाउंटर करने के बाद पुलिस को सवालों का एनकाउंटर का सामना करना पड़ा।
मतलब सोचिए ना, पुलिस आतंकियों से निपटे या इनके सवालों से निपटे। हमारे आपके लिए, देश के लिए ये वर्दी वाले, पुलिस वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं। बदले में उनको क्या मिल रहा है? अपमान, दुष्प्रचार, झूठे आरोप। उनको सफाई देनी पड़ रही है। आतंकवादियों को मारने की पुलिस को सफाई देनी पड़ रही है। सोचिए अब आगे अगर कभी ऐसा हुआ हो 2008 के बाद, कोई पुलिस वाला जाएगा, कहेगा मैं इनको मारूंगा, मेरे पर ही सवाल उठेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो मुझे ही आतंकवादी बनाने की कोशिश की जाएगी। पुलिस वालों से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे दोषी पुलिस वाले हैं। इस सब में हर कोई, देखिए कांग्रेस, केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सब मिले हुए थे। सभी बाटला हाउस एनकाउंटर पर पुलिस के खिलाफ मुसलमानों में भ्रम फैला रहे थे। देखिए सबसे बड़ी साजिश मुसलमानों को भी भड़काने की थी। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों के एनकाउंटर पर हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड चल के उनको भड़काने की भी कोशिशें हो रही थी, इस उम्मीद में कि बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों को मासूम बताने से हो सकता है मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। गोली बारूद भी यहां से पुलिस को मिले हैं। एक डेड बॉडी यहां से ले जाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। डेड बॉडी यहां से ले जाने के लिए पुलिस लगी हुई है। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर की रिपोर्टिंग करते वक्त मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि ये मुद्दा आने वाले कुछ ही महीनों में देश का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन जाएगा। बाटला हाउस एनकाउंटर के कुछ ही महीनों बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव था और अगले 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, जो कि 2009 में थे। इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी तुष्टीकरण की राजनीति भारी पड़ गई। कांग्रेस ने सबसे पहले पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आजमगढ़ की चुनावी रैली में कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी फूट फूट कर रो पड़ी थी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ। सलमान खुर्शीद ने सोनिया गांधी के बारे में जो कहा, उसे न खुद सोनिया गांधी ने कभी गलत बताया, न ही कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद के बयान का खंडन किया। उल्टा कांग्रेस ने इस बात के लिए माफी भी मांगी कि वो बाटला हाउस में मारे गए निर्दोष बच्चों को इंसाफ नहीं दिला पाई। एक बहुत बड़े आतंकवादी को ये बड़ी सजा मिली है 100 से अधिक गवाही के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर। तो क्या ये पार्टियां माफी मांगेगी? हम डिमांड कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे? क्या आप माफी मांगेंगी? 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर का इस्तेमाल 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने भी किया। उन्होंने मुस्लिमों में भ्रम फैलाया और खुलकर कहा कि बाटला हाउस फर्जी एनकाउंटर था। ममता ने यह तक कहा कि अगर वो गलत साबित हुई तो राजनीति छोड़ देंगे। स्टेट गवर्नमेंट का इंक्वायरी और पॉलिटिकल इंक्वायरी नहीं चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मांग है जुडिशियल इंक्वायरी करो और दोषी व्यक्ति को खिलाफ में कार्रवाई करो। ऑल द माइनॉरिटीज आर नॉट क्रिमिनल। ममता ने बाटला हाउस पर मुस्लिमों को गुमराह करने के लिए जामिया नगर में रैली भी की और इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की। ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, 1-1.5 महीने में क्या होगा देश जानता है आपका। क्या आप माफी मांगेंगी? 2009 के चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई, लेकिन कांग्रेस ने बाटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच नहीं कराई। इसके बाद देश में 2012 में चुनाव का मौसम आया और अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में बाटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली चुनाव में बाटला हाउस एनकाउंटर में मुस्लिमों की सहानुभूति लेने की कोशिश की। बाटला हाउस मामले में वो एनकाउंटर सही था कि गलत था, इसके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। जब वो एनकाउंटर हुआ तो उसके तुरंत बाद प्रशांत भूषण जी और एक सिटीजन्स की कमेटी बनी थी जो मौके पे गई थी और उन्होंने वहां के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इकट्ठे किए थे। उनको इस बात पे शक था कि वो एनकाउंटर फेक है, उन्हें लगा कि वो एनकाउंटर फेक है।
उस बेसिस पे जो उन्होंने सबूत इकट्ठे किए थे, प्रशांत भूषण जी ने उसके ऊपर हाईकोर्ट के अंदर PIL फाइल की और ये डिमांड की, आप तो केवल जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, उन्होंने डिमांड की कि एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ये मामला दिया जाए। लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाने वाले नेता भूल गए कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए IM यानी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी थे और वो दिल्ली सीरियल ब्लास्ट समेत देश में कई जगहों पर धमाकों और निर्दोष भारतीयों की जान लेने के दोषी थे। आतंकवादियों को निर्दोष बच्चे बताने वाले भूल गए थे कि ऐसा करके वो आतंकवादी हाफिज सईद की मदद कर रहे हैं। रवि त्रिपाठी और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि एनकाउंटर फर्जी था, यह सवाल उठाने वाले लोग। बाटला हाउस एनकाउंटर के 7 दिन पहले दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। जी हाँ, सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश के इंडियन मॉड्यूल के आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी और 7 दिन बाद ही दिल्ली पुलिस ने 19 तारीख को सीरियल ब्लास्ट के जिम्मेदार आतंकवादियों का एनकाउंटर कर दिया। ये दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसे राजनीतिक तौर पर नाकामयाब करने की पूरी कोशिश की गई। 19 सितंबर 2008 बाटला हाउस एनकाउंटर। एनकाउंटर से 6 दिन पहले 13 सितंबर 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट। दिल्ली में एक के बाद एक 5 ब्लास्ट हुए, करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश। आतंकवादियों के सीरियल ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग जख्मी हुए। 2008 सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने वाले इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। इससे पहले इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी गुजरात में सीरियल ब्लास्ट कर चुके थे, लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद इंडियन मुजाहिदीन का पूरा मॉड्यूल ध्वस्त हो गया। सारे एविडेंसेस थे कि ये लोग टेररिस्ट हैं। इनके लैपटॉप से, इनके मोबाइल फ़ोन से इतने सारे एविडेंसेस मिले थे जो प्रूव करते थे कि इन्होंने गुजरात में भी किया है, इन्होंने जयपुर में भी ब्लास्ट किए हैं। उसके एविडेंसेस थे हमारे पास मौके के। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे मैं बताता हूँ, मैं और मेरी वाइफ जो हैं मोहन चंद शर्मा जी के घर पे गए उनकी वाइफ से मिलने के लिए, तो उन्होंने मेरे से सीधा सवाल पहला यही पूछा कि भाई ये देखिए इस तरह से लोग बोल रहे हैं एनकाउंटर के खिलाफ। तो मैंने कि फिर मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। करीब 45 मिनट तक चले बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब हुए थे। एक था शहजाद और दूसरा आरिस। इन दोनों ने ही पुलिस टीम पर फायरिंग भी की थी, जिसमें स्पेशल सेल के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिज खान पर 15 लाख का इनाम था। आरिज खान दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट में शामिल था। आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला था और बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद से फरार था। इन एनकाउंटर के बाद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आजमगढ़ पहुंचकर यह बताने की कोशिश की थी कि आरिज निर्दोष है और दिल्ली पुलिस फर्जी एनकाउंटर की दोषी। मैंने खुद ने वो फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी हुई थी। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहां गोली लगना नामुमकिन है। प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा प्रकरण ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया था, जिसमें कि जजेज उसके मेंबर होते हैं। लेकिन वहां भी मुझे फिर इस बात की तकलीफ है कि जिन लोगों को शिकायत थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनको बात बुलाया नहीं। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद भाग निकले आतंकवादी शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और अब 15 मार्च को आरिज खान की सजा पर फैसला आएगा। बाटला हाउस एनकाउंटर की अहमियत ऐसे समझिए कि इस एनकाउंटर के बाद इंडियन मुजाहिदीन इस काबिल नहीं रहा कि देश में कोई और ब्लास्ट कर पाया। दिल्ली पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने वाले इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क को इस एनकाउंटर के बाद पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और शायद पुलिस को इसी बात की राजनीतिक सजा मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप ये सवाल अपने आप से पूछिए ना कि ये जितने लोग आतंकवादियों को बचाने का काम कर रहे थे या जैश के मॉड्यूल पर काम कर रहे आतंकवादियों को मासूम बता रहे थे, ये देश प्रेमी या जैश प्रेमी? अपने आप से सवाल पूछिएगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त, देश ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन अल बद्र के चीफ
गनी ख्वाजा को मार गिराया है। अल बद्र के चीफ गनी ख्वाजा को मार गिराया है। पुलिस अब भी सर्च अभियान चला रही है। ये बड़ी कामयाबी, बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन अल बद्र के चीफ गनी ख्वाजा को मार गिराया है। अल बद्र के चीफ को मार गिराया, एक बड़ी कामयाबी। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लेकिन अभी भी सर्च अभियान चल रहा है। पुलिस अभी भी सर्च अभियान चला रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। एक और बड़ी खबर, पठानकोट के देहाती इलाके में गांव मकीनपुर के पास कोठी पीड़िता के रास्ते में जाते स्थानीय लोगों को 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए हैं। ये खबर आ रही है। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को दी गई ये जानकारी है। पठानकोट के एसएसपी गुलनीत खुराना ने खबर की पुष्टि करते हुए हमें ये बताया है कि अभी अंधेरा पड़ने की वजह से पूरे इलाके को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और आर्मी इंटेलिजेंस को बता दिया गया कि जितनी भी आर्मी इंटेलिजेंस जो है पठानकोट के आसपास है वो अलर्ट पर रहे। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। बताया ये जा रहा है कि संदिग्ध एक व्यक्ति को देखा गया है पठानकोट के पास, पठानकोट के देहाती इलाके में गांव मकीनपुर के पास। ये बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस विभाग को बता भी दिया है। इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। पठानकोट के एसएसपी जो हैं गुलनीत खुराना ने खबर की पुष्टि करते हुए हमें बताया कि अभी अंधेरा पड़ने के बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और आर्मी इंटेलिजेंस को बता दिया गया है और जितनी भी आर्मी इंटेलिजेंस पठानकोट के आसपास है वो अलर्ट पर रहे। इस खबर से जुड़ा कोई भी अपडेट होगा आगे आपको दिखें। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त देश ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन अल बद्र के चीफ गनी ख्वाजा को मार गिराया है। अल बद्र के चीफ गनी ख्वाजा को मार गिराया है। पुलिस अब भी सर्च अभियान चला रही है। ये बड़ी कामयाबी, बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन अल बद्र के चीफ गनी ख्वाजा को मार गिराया है। अल बद्र के चीफ को मार गिराया, एक बड़ी कामयाबी। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लेकिन अभी भी सर्च अभियान चल रहा है। पुलिस अभी भी सर्च अभियान चला रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। एक और बड़ी खबर, पठानकोट के देहाती इलाके में गांव मकीनपुर के पास कोठी पीड़िता के रास्ते में जाते स्थानीय लोगों को 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए हैं। ये खबर आ रही है। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को दी गई ये जानकारी है। पठानकोट के एसएसपी गुलनीत खुराना ने खबर की पुष्टि करते हुए हमें ये बताया है कि अभी अंधेरा पड़ने की वजह से पूरे इलाके को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और आर्मी इंटेलिजेंस को बता दिया गया कि जितनी भी आर्मी इंटेलिजेंस जो है पठानकोट के आसपास है वो अलर्ट पर रहे। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। बताया ये जा रहा है कि संदिग्ध एक व्यक्ति को देखा गया है पठानकोट के पास, पठानकोट के देहाती इलाके में गांव मकीनपुर के पास। ये बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस विभाग को बता भी दिया है। इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। पठानकोट के एसएसपी जो हैं गुलनीत खुराना ने खबर की पुष्टि करते हुए हमें बताया कि अभी अंधेरा पड़ने के बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और आर्मी इंटेलिजेंस को बता दिया गया है और जितनी भी आर्मी इंटेलिजेंस पठानकोट के आसपास है वो अलर्ट पर रहे। इस खबर से जुड़ा कोई भी अपडेट होगा आगे आपको दिखें। आज देश हित में हम बात करेंगे आसाम के कामाख्या मंदिर की। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से कामाख्या मंदिर का जिक्र मैं आपसे क्यों कर रही हूँ। दरअसल जिन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं उनमें आसाम भी शामिल है। इन राज्यों में आसाम ही एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है और दोबारा सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है। इस बार आसाम के चुनाव के कौन से 5 बड़े मुद्दे हैं जल्दी से आपको बता देते हैं। तो नागरिकता संशोधन कानून एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा घुसपैठ, चाय बागान मजदूरों की खस्ता हालत, रोजगार एक बड़ी समस्या है और साथ ही उग्रवाद भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। और इन सब मुद्दों के साथ साथ डेवलपमेंट यानी विकास भी चुनावी मुद्दों में शामिल है। आसाम की राजनीति का केंद्र है गुवाहाटी और गुवाहाटी में ही है मां कामाख्या का मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर में चुनाव के वक्त हलचल बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ भक्तों के साथ साथ राजनेता भी मन्नत मांगने के लिए आते हैं।
इस बार के चुनावों को लेकर कामाख्या मंदिर आने वाले श्रद्धालु क्या सोचते हैं? उनकी राजनीतिक समझ में क्या बीजेपी की वापसी हो रही है या फिर कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आएगा? इन सवालों के जवाब देखिए मेरे सहयोगी विशाल कालरा की गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या का दरबार। पूर्वोत्तर में आस्था का सबसे बड़ा मंदिर। भक्ति और सियासत का सबसे बड़ा शक्तिपीठ। असम के गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत श्रृंखला में बना 51 शक्तिपीठों में प्रमुख वो अलौकिक स्थान जो तंत्र साधना ही नहीं ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। असम के समृद्ध इतिहास का गवाह मां कामाख्या देवी मंदिर। यूं तो चुनाव के मौके पर मंदिरों में जाना नेताओं का एक ट्रेंड सा बन गया है, लेकिन मां कामाख्या देवी का यह मंदिर इस ट्रेंड से बिल्कुल अलग, बहुत दूर है। इस मौके पर नेता यहां सिर्फ मां का आशीर्वाद लेने नहीं आते, बल्कि अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तंत्र साधना करवाने आते हैं। असम के गुवाहाटी में इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए मां कामाख्या के दरबार में पहुंचते हैं। मंदिर का परिसर बेहद विशाल है। मंदिर का शिखर सोने का है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नीलांचल पर्वत के पीछे ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई दिखती है। कामाख्या मंदिर पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मां सती के योनि स्वरूप की पूजा होती है। सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर मां कामाख्या की कोई मूर्ति या चित्र नहीं है, बल्कि मंदिर के गर्भगृह में एक कुंड है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। उस कुंड की पूजा होती है। गर्भगृह का वीडियो बनाने या तस्वीर खींचने पर प्रतिबंध है। हर एक का जो कामना है ये पूर्ण कर देते हैं। जैसे एक इसका नाम भी कामरूप क्यों हुआ? एक कामरूप एक देश, उसका पहले जो कामदेव का अभिशाप से अपना रूप खो गया था, यहीं आके माँ का आशीर्वाद लेके उसका रूप पुनर् आ गया था, इसलिए ये कामरूप हो गया। कामाख्या मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। कोई मन्नत मांगने पहुंचता है तो कोई मन्नत पूरी हो जाने के बाद आशीर्वाद लेने आता है। मन्नत मांगने वालों में सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि बेहद खास लोग भी होते हैं। हाल ही में 1 मार्च को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए पहुंची थी। उससे पहले जनवरी के महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दर्शनों के लिए यहां आए थे। पिछले वर्ष दिसंबर में गृह मंत्री अमित शाह मां के दरबार में माथा टेकने आए थे। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कामाख्या मंदिर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो या फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर हाल ही में मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए आई प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इन सभी नेताओं का मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए आना सिर्फ मां के प्रति इनकी श्रद्धा को नहीं दिखाता, बल्कि ये नेता जानते हैं कि मां कामाख्या देवी मंदिर का असम के लोगों पर और असम की संस्कृति पर कितना गहरा प्रभाव है और बिना मां कामाख्या के आशीर्वाद के असम जीतना संभव नहीं है। असम में विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं। ऐसे में कामाख्या मंदिर में भी आस्था के साथ साथ राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कई राजनेता इस शक्तिपीठ में दर्शन के लिए आ चुके हैं।
कामाख्या मंदिर परिचालन समिति के प्रमुख दोलोई मोहित चंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे समझते हैं मंदिर का रहस्य और आम लोगों से लेकर तांत्रिकों और नेताओं में मंदिर को लेकर इतना आकर्षण क्यों है। मोहित चंद्र जी, असम चुनाव का मौका है और खूब नेता हम देख रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं। कौन कौन से नेता आ रहे हैं आजकल? हाँ, यहाँ में तो हर समय जो नेता नहीं, हर एक लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। लेकिन अभी जो इलेक्शन का समय, इसलिए भारतवर्ष की विभिन्न स्थान से बहुत सारे नेता आके माँ की आशीर्वाद लेने के आते हैं। आसाम का भी नेता आते हैं। नेता नहीं, रोज़ ही लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन इस हाल ही में इलेक्शन के लिए हमने देखा उन तीनों नेता और उसका अलग से जो जैसे आसाम का भी विभिन्न नेता आते हैं, रोज़ ही आते हैं। चुनाव की वजह से मंदिर में नेताओं के आने का सिलसिला और भी बढ़ जाता है। कई बार चुनाव के वक्त नेता खुद नहीं आ पाते तो अपने प्रतिनिधि को ही तंत्र पूजा के लिए भेज देते हैं। इलेक्शन के समय जो नेता लोग जी अपना इलेक्शन में वो इलेक्टेड होने के इच्छा प्रकट करते हुए माँ को आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। जो भी नहीं आते हैं उनका प्रतिनिधि द्वारा यहाँ माँ का यहाँ का जो रीति रिवाज है, यहाँ का पूजा जो तंत्र मार्ग से होता है, यहाँ का रीति रिवाज से पूजा करने के लिए अपना प्रतिनिधि भेज देते और माँ का आशीर्वाद लेके जाते हैं। कामाख्या मंदिर असम की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। असम में 61% से ज्यादा हिंदू आबादी है, जिस पर इस मंदिर का सीधा प्रभाव है। जिस गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर आता है, वहां विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 7 पर बीजेपी ने 2016 में जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही जीती थी। कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन आपने किए, मंदिर का इतिहास आपने जाना, कौन कौन से नेता यहाँ आते हैं ये भी आपने जान लिया। अब बारी है असम के चुनाव में ये जानने की कि असम की जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर। जी न्यूज ने मंदिर परिसर के अंदर आम लोगों से बातचीत की और असम चुनाव पर उनके मन को टटोलने की कोशिश की। असम में नो डाउट ओनली वन सिर्फ बीजेपी आने वाली है। क्यों बीजेपी? बिकॉज यहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है लास्ट 5 ईयर से। अगर आप रोड में देखो, कंस्ट्रक्शन में देखो, एवरीवेयर, एजुकेशन में देखो, बीजेपी हम अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगता है? बीजेपी बहुत काम माने असम से डेवलप के लिए तो बहुत जोरदार प्रोसेस चले जाए। ऐसा बीजेपी क्यों बीजेपी अच्छा है ना दल। कुछ काम किया यथेष्ट काम किया। कुछ लोगों ने माना कि राज्य में विकास तो हुआ है, लेकिन लोगों की नजर में इस बार चुनाव में एनआरसी या सीएए का मुद्दा नहीं है, बल्कि चुनाव में सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है। मंदिर में कई ऐसे युवा वोटर भी मिले जो मानते हैं कि राज्य में अभी भी बहुत विकास की जरूरत है। होना चाहिए, एजुकेशन का भी थोड़ा ज़्यादा ये ठीक होना चाहिए। अब एरियाज़ कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ है, पर वो सब लोगों को दिखाया नहीं जाता है। बस बोला जाता है कि इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हम लोग, सबको इतना हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे डिजिटल ये भी हो रहा है। बोला था हमको परमिट कर देगा, लेकिन परमिट नहीं किया, हमको निकल दिया। क्या कमी है, क्या होना चाहिए? हमको नौकरी दीजिए, वही हमारा कमी, दूसरा कुछ नहीं। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा सब, जो आएगा सब एक ही काम करेगा, लेकिन हमारा नौकरी देने से हमारा घर में चलता है। असम में सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। बीजेपी जहां अपने 5 वर्ष के शासन के दम पर दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार की नाकामियों को भुनाने की कोशिश में है। जबकि जनता ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे को चुनावी मुद्दा मानने से ही इनकार कर दिया है। जैसे जैसे असम में वोटिंग के दिन नजदीक आएंगे और भी नए मुद्दे सामने आते रहेंगे, लेकिन किसके चुनावी मुद्दे काम करेंगे और असम में सत्ता की शक्तिपीठ पर कौन बैठेगा, इसके लिए 2 मई तक का इंतजार करना होगा। गुवाहाटी से विशाल कालरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब बात करेंगे संसद की। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में काफी सीनियर हैं। आज अधीर रंजन चौधरी ने संसद में अजीबोगरीब शिकायत की। अधीर रंजन का आरोप था कि संसद के अंदर उनके साथ डिजिटल भेदभाव हो रहा है। उनकी बातें टीवी पर नहीं दिखाई देती। उनकी शिकायत कितनी सच है, ये जानने के लिए हम आपको सिर्फ लोकसभा में आज की कार्यवाही के कुछ हिस्से दिखाते हैं और फिर आप समझ सकते हैं कि बतौर नेता उन पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और ये नेता संसद में करने क्या चाहते हैं। सर, अंदर में
एक डिजिटल भेदभाव चलता है, डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन। दादा ठीक हो? पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं। मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहाँ रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना? इस सच का एहसास पीएम मोदी ने देश को 10 फरवरी के दिन ही करा दिया था कि कांग्रेस के नेता सदन में जनहित के लिए नहीं, टीवी पर दिखने और हाईकमान के सामने नंबर बढ़ाने के लिए आते हैं। टीवी में नहीं आते, या विपक्ष के ऊपर पाबंदी लगाए जाते हैं। और अधीर रंजन चौधरी ने अब इसकी पुष्टि कर दी है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, सब सदन को जो लोकसभा की कार्यवाही ठीक से शुरू भी नहीं हुई कि अधीर रंजन चौधरी बोलने लगे। एक मिनट, जब सदन में पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका अधिकार समान होते हैं, बराबर होते हैं। सर, अंदर में एक डिजिटल भेदभाव चलता है, डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन। सत्ता पक्ष जो कुछ कहे, जो कुछ। अधीर शिकायत कर रहे थे, स्पीकर सुन रहे थे, लेकिन पीछे से कांग्रेस के दूसरे सांसद चीख रहे थे। तो ये हमारे ओम बिरला ने टोका। माननीय कांग्रेस दल के नेता, क्या माननीय आप सर दिखाना चाहते हो देश की जनता को, या हंगामा दिखाना चाहते हो? स्पीकर ने बात सुन ली। अधीर टीवी पर दिख भी गए, सुन भी लिए गए। प्रश्नकाल की कार्यवाही आगे बढ़ी। It would not be effective if the Food Corporation of India। बीजेडी के सांसद ने एफसीआई की सरकारी खरीद पर सवाल पूछा, लेकिन कांग्रेस के सांसद शोर मचाते रहे। Even if Agriculture Produce Marketing Committee, खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने जवाब भी दिया। कांग्रेस के सांसद नारेबाजी करते रहे। अगला सवाल कांग्रेस के ही सांसद का था। स्पीकर ने पुकारा, लेकिन उन्हें न तो सवाल पूछना था और न जवाब सुनना था। श्री मनीष तिवारी जी। इस बीच अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर के सवाल का नंबर आया। उन्होंने सवाल पूछा कि लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करने वालों से एफसीआई अनाज क्यों नहीं खरीद रही। तो अपना जमीन ठेके में दे देता है। उसका जवाब भी मंत्री पीयूष गोयल ने दिया। जिसकी भी लैंड है, लैंड रिकॉर्ड अपडेट करे, अपडेट कर दे कि मैंने इसको किराए पे दिया हुआ है, तो खरीदने में तो कोई हमने मना नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने न तो हरसिमरत के सवाल पर गौर किया, न मंत्री का जवाब सुना। शोर होता रहा। अगला सवाल मत्स्य विभाग से जुड़ा था। जवाब देने मंत्री गिरिराज सिंह उठे। राहुल गांधी का 2 फरवरी वाला सवाल और उसके जवाब का पन्ना हाथ में लिए हुए थे। 2 फरवरी को क्वेश्चन किया था अनस्टार्ट, लेकिन पांडुचेरी और कोच्चि में जा करके पता नहीं उनका याददाश्त खत्म हो गया। इनके नेता को कहीं स्कूल भेजिए। ये महत्वपूर्ण विषय। ये सवाल जवाब भी शोर के बीच ही होता रहा। स्पीकर कांग्रेस सांसदों को सीट पर जाने के लिए कहते रहे। आखिर में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोबारा कार्यवाही शुरू हुई। फिर शोर शुरू हो गया। मीनाक्षी लेखी चेयर पर थी। जरूरी पेपर टेबल किए गए। सदन चलाने की कोशिश की गई। फिर शोर शराबे के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दिन में तीसरी बार कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर चेयर पर राजेंद्र अग्रवाल थे। लगातार शोर सुनकर वो भी परेशान हो गए। आप कृपा करके बैठ जाएं। लेकिन शोर जारी रहा और इस बार सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अब दिन भर की कार्यवाही के आंकड़े देखें। प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ। कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाए। बीजेडी, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी के सांसदों ने सवाल पूछे। कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं पूछा। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। कांग्रेस सांसद शोर मचाते रहे। तो हंगामा और टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी। कुछ और खबरें बस थोड़ी देर बाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.